हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत के दबाव पर श्रीलंका ने जासूसी जहाज को रोक दिया है दोस्तों, जिसके बाद पूरे चीन में मच गया है बवाल। राष्ट्रपति को चुपके से करनी पड़ गई मीटिंग। बताएंगे दोस्तों क्या है सबसे बड़ी खबर, और उससे भी बड़ी खबर आपको बताएंगे जहां भारतीय सीमा में घुसा पाकिस्तानी युद्धपोत आलमगीर। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आपको बताने वाले, और इसी बीच बताएंगे जहां पर भारत का तेजस दुनिया भर में मचा रहा है धूम। अब अमेरिका भी मुंह मांगी कीमत देने को है तैयार। बड़ी खबर दोस्तों, और साथ ही आपको बताएंगे जहां पर टेंशन में आया ड्रैगन तैयार सॉलिड सिस्टम, बॉर्डर से लेकर स्पेस तक चीन को यूं जवाब देगा अपना भारत। जी हाँ दोस्तों, तो हर तरह की जानकारी हम आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हर घर तिरंगे का दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर भारत के दबाव पर श्रीलंका ने जासूसी जहाज को रोक दिया है दोस्तों, जिसके बाद चीन में मचा बवाल। राष्ट्रपति को चुपके से करनी पड़ी मीटिंग। जी हाँ, श्रीलंका के पोर्ट पर चीन के खुफिया जहाज को लेकर अब तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कभी हम्बनटोटा पोर्ट पर चीनी जहाज के आने की अनुमति मिल जाती है, तो कभी ये अनिश्चित काल के लिए टाल दिया जाता है। दरअसल भारत ने चीन के इस जहाज को लेकर कड़ी आपत्ति जताई थी, जिसके बाद श्रीलंका फैसला बदलने को मजबूर हो गया। श्रीलंका इस सरकार के निर्णय के बाद चीन में खलबली मच गई है। इसके बाद कोलंबो में चीनी दूतावास सीनियर अधिकारियों के साथ एक मीटिंग बुलाई गई है दोस्तों। चीनी दूतावास ने वरिष्ठ श्रीलंकाई अधिकारियों के साथ तत्काल एक बैठक बुलाई है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार यह बैठक श्रीलंका के उस फैसले के बाद बुलाई जा रही है जिसमें उच्च तकनीक वाले एक चीनी जहाज की निर्धारित यात्रा को स्थगित करने की बात कही गई थी। ऐसा माना जा रहा है कि श्रीलंका ने यह फैसला भारत के दबाव में आकर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि कोलंबो में चीनी दूतावास ने श्रीलंकाई विदेश मंत्रालय से इस तरह का संदेश मिलने के बाद इस मुद्दे पर चर्चा के लिए श्रीलंका के उच्च अधिकारियों के साथ तत्काल बैठक की मांग की है। जी हाँ दोस्तों, ये स्पेस एंड सैटेलाइट ट्रैकिंग रिसर्च वेसल 11 से 17 अगस्त तक पोर्ट पर रहना था। श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने चीन के दूतावास को एक पत्र लिखा और कहा कि मंत्रालय निवेदन करना चाहता है कि अगले फैसले तक हम्बनटोटा में आने वाले जहाज को रोक लिया जाए। जी हाँ दोस्तों, इस खबर से अब साफ समझ में आता है कि आज भारत की क्या स्थिति है दोस्तों, जो एक बार कह देने पर श्रीलंका कांपता नजर आ रहा है दोस्तों। और उसने अब हम्बनटोटा पोर्ट पर दोस्तों चीन के उस जहाज को आने से साफ इनकार कर दिया है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं ये सब सिर्फ तभी संभव है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ये बात कमेंट में लिखने से पहले दोस्तों वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर कर दीजिएगा और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर भारतीय सीमा में घुसा पाकिस्तानी युद्धपोत आलमगीर कोस्ट गार्ड के डॉर्नियर विमान ने खदेड़ा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान नौसेना का जहाज आलमगीर भारतीय सीमा की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन गुजरात की जल सीमा पर मौजूद भारतीय तटरक्षक डॉर्नियर विमान ने आलमगीर को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तानी नौसेना का युद्धपोत गुजरात के तट से समुद्री सीमा रेखा को पार करके भारतीय जल क्षेत्र में प्रवेश कर गया था, लेकिन एक भारतीय तटरक्षक डॉर्नियर समुद्री निगरानी विमान मुस्तैद था और विमान ने आलमगीर को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, समाचार एजेंसी ANI ने डॉर्नियर और आलमगीर के प्रकरण से जुड़े सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया दोस्तों, ये कार्रवाई जुलाई की पहली छमाही में मानसून के चरम पर होने के समय में हुई और इस समय समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही थी। इसी दौरान पाकिस्तानी नौसेना का जहाज आलमगीर अपनी तरफ से दोनों देशों के बीच समुद्री सीमा रेखा के पार भारतीय जल में चला गया था दोस्तों। सूत्रों ने कहा कि भारतीय जल सीमा में प्रवेश करने के तुरंत बाद इसका पता सबसे पहले एक भारतीय तटरक्षक डॉर्नियर विमान ने लगाया। डॉर्नियर आसपास के एक हवाई अड्डे से समुद्री निगरानी के लिए रवाना हुआ था। आपको बता दें कि गुजरात के पास समुद्री सीमा रेखा है। यहाँ भारतीय एजेंसियां अपने मछुआरों को अपनी तरफ से 5 समुद्री मील
डील के भीतर किसी भी तरह की गतिविधियों की अनुमति नहीं देती है। दोस्तों, पाकिस्तानी युद्धपोत का पता लगाने के बाद डोर्नियर ने अपने कमांड सेंटर को भारतीय जल क्षेत्र में अपनी मौजूदगी के बारे में सूचित किया और उस पर नजर रखना जारी रखा। सूत्रों ने कहा कि डोर्नियर ने पाकिस्तानी युद्धपोत को उसके स्थान के बारे में चेतावनी जारी की और उसे अपने क्षेत्र में लौटने के लिए कहा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने आगे कहा कि डोर्नियर पाकिस्तान नौसेना के पोत आलमगीर के ऊपर मंडराता रहा, यहाँ तक कि उसकी मंशा जानने के लिए उससे अपने रेडियो संचार सेट पर कॉल करने की कोशिश भी की, लेकिन पाकिस्तानी कप्तान ने पूरी तरह चुप्पी बनाए रखने का फैसला किया और कोई जवाब नहीं दिया। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत का तेजस दुनिया भर में मचा रहा धूम, अब अमेरिका भी मुंह मांगी कीमत देने को है तैयार। जी हाँ, भारत का लड़ाकू विमान तेजस धूम मचा रहा है। दोस्तों, इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती ही जा रही है। बड़े बड़े देश इसे खरीदने को आतुर दिखाई दे रहे हैं। रक्षा हथियारों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर अमेरिका भी पूरी तरह भारत में विकसित इस लड़ाकू विमान को खरीदने के लिए भारत से डील कर रहा है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस समेत 6 देशों ने भारत के तेजस विमान को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, अमेरिका, इंडोनेशिया और फिलीपींस भी सिंगल इंजन वाले जेट में रुचि दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में लोकसभा को ये जानकारी दी। रक्षा राज्य मंत्री भट्ट ने अपने बयान में कहा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL एक इंजन वाले इस फाइटर जेट का निर्माण करती है। जी हां, पिछले साल अक्टूबर में रॉयल मलेशियाई वायुसेना ने 18 जेट विमानों के प्रस्ताव का अनुरोध का जवाब दिया था, जिसमें तेजस के 2 सीटों वाले संस्करण को बेचने की पेशकश की गई थी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, रूस मिग के बदले तेजस खरीद रहा है मलेशिया। जी हां दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए आपको बता दें कि राफेल से भी अधिक तेज है अपना भारतीय तेजस। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ी ही खुशी की खबर थी दोस्तों अपने भारत के लिए। साथ ही दोस्तों, तेजस से जुड़ी एक सवाल है आप सभी के लिए कि तेजस लड़ाकू विमान का नाम दोस्तों तेजस किसने रखा है? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। देखते हैं कितने भारत के लोगों को इसकी जानकारी है। अगली खबर की बात करें, जहां स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में ISIS मॉड्यूल का भंडाफोड़, बाटला हाउस से संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। जी हां, राष्ट्रीय जांच एजेंसी को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के पहले एजेंसी ने नई दिल्ली से ISIS के सक्रिय सदस्य को दबोचा है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आतंकी का नाम मोहसिन अहमद है, जिसे ISIS मॉड्यूल की गतिविधियों को लेकर की जा रही तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि NIA ने रविवार को आरोपी मोहसिन अहमद पुत्र मोहम्मद शकील अहमद के आवासीय परिसर की तलाशी ली, जिसने वर्तमान में F1827 जापानी गली, जोगाबाई एक्सटेंशन, बाटला हाउस को अपना ठिकाना बना रखा था। यहाँ चर्चा कर दे कि NI ने 25 जून को IPC की धारा 153A और 153B और UAP अधिनियम की धारा 18, 18B, 38, 39 और 40 के तहत केस दर्ज किया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत की राजधानी दिल्ली के लाल किले पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट जारी करने का काम पिछले दिनों किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लंबी उम्र के लिए दोस्तों लॉन्ग लिव मोदी जी कहना आप लोग मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर टेंशन में ड्रैगन तैयार, सॉलिड सिस्टम, बॉर्डर से लेकर स्पेस तक चीन को यूं जवाब देगा अपना भारत। जी हाँ दोस्तों, साउथ चाइना सी में जो हालात है और चीन जिस तरह रिएक्ट कर रहा है दोस्तों, इसे लेकर पूरी दुनिया को डर है। चीन की वॉर ड्रिल खत्म होने के बाद कहीं असली जंग की शुरुआत ना हो जाए। सवाल ये है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या रूस यूक्रेन वाला सीन रिपीट होगा? क्या चीन ताइवान के कम्युनिकेशन सिस्टम को खत्म कर देगा? और अगर कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म हुआ तो फिर ताइवान क्या करेगा? ऐसे ही सवालों को लेकर भारतीय सेना भी अलर्ट हो चुकी है, क्योंकि LAC पर लगातार चीन के साथ टकराव के हालात बने हुए हैं और इसीलिए अब इंडियन आर्मी ने अपने सारे कम्युनिकेशन लाइंस को एक बार फिर एक्टिव कर दिया है। दोस्तों, सेना ने सैटेलाइट कम्युनिकेशन को चेक करने के लिए बहुत बड़ी एक्सरसाइज कर दी है। दोस्तों, ऐसे में अपना भारत अब हर तरीके से अपने आप को मजबूत कर रहा है दोस्तों, और लगातार अपनी स्थिति को टेस्टिंग मोड में डाल करके टेस्ट करता नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर बार बार न्यूक्लियर अटैक की चेतावनी दे रहे हैं गुतारेस, कहा करीब आ रहा है संकट।
विकट लोडेड गन के साथ खेल रही है दुनिया। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने शनिवार को जापान के हिरोशिमा शहर में कहा कि मानवता एक लोडेड गन के साथ खेल रही है, जिससे पूरी दुनिया में परमाणु आपदा का खतरा मंडरा रहा है। हिरोशिमा पर दुनिया के पहले परमाणु हमले के 77 साल पूरे होने पर गुतेरेस ने संभावित परमाणु खतरे को लेकर आगाह किया है। दोस्तों, अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर दुनिया का पहला परमाणु बम गिरा दिया था, जिसमें 1,40,000 लोगों की मौत हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, खबरों के मुताबिक वार्षिक समारोह में गुतेरेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी शहर में हुई भयावहता के बारे में बताते हुए यूक्रेन, मिडिल ईस्ट और कोरियाई प्रायद्वीप में संकट से पैदा हुए जोखिम की चेतावनी दी है। दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी की पाकिस्तानी कहे जाने वाली बहन ने भेजी है राखी। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए दे दी है शुभकामनाएं। जी हाँ, और कहा फिर प्रधानमंत्री बनने के हकदार हैं पीएम मोदी। आपको बता दे बड़ी खबर, रक्षाबंधन के पावन पर्व से पहले पीएम नरेंद्र मोदी जी के लिए सरहद पार से स्पेशल राखी आई है। दोस्तों, पीएम मोदी की पाकिस्तानी बहन कमर मोहसिन शेख ने हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए राखी भेजी है और उन्हें साल 2024 में होने वाले आम चुनाव के लिए शुभकामनाएं दी है। मोहसिन शेख ने कहा कि रक्षाबंधन की सभी तैयारियां कर ली हैं और इस बार भी उन्हें पीएम मोदी से मिलने की उम्मीद है। मुझे उम्मीद है कि पीएम मोदी जी इस साल भी रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर दिल्ली बुलाएंगे। मैंने सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस राखी को रेशमी धागे से कढ़ाई के डिजाइन के साथ मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। जी हाँ, मोहसिन शेख ने प्रधानमंत्री मोदी जी को लिखे अपने पत्र में उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की है। दोस्तों, उन्होंने अपने पत्र में पीएम मोदी जी को 2024 के आम चुनाव के लिए शुभकामनाएं भी दी है। उन्होंने कहा कि मैंने एक पत्र लिखकर पीएम मोदी जी को अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की है। आप जिस प्रकार से अच्छे काम कर रहे हैं वैसे ही काम करते रहें। उन्होंने कहा वो फिर से पीएम बनने के हकदार है। मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा भारत के प्रधानमंत्री बने रहे। प्रधानमंत्री की बहन शेख ने उनको पिछले साल भी रक्षाबंधन पर राखी बांधी थी और एक रक्षाबंधन कार्ड भी दिया था। ऐसे में दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पाकिस्तान से उनकी पाकिस्तानी बहन कमर मोहसिन शेख को बुला करके दोस्तों उनसे मिलना चाहिए? हाँ या ना में जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर इजराइल के हवाई हमले में इस्लामिक जिहाद के 2 टॉप कमांडर हुए ढेर। गाजा पट्टी में संघर्ष में अब तक 24 मौतें। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, इजराइल की ओर से गाजा पट्टी में किए गए एयर स्ट्राइक में फलस्तीन के उग्रवादी समूह इस्लामिक जिहाद के 2 टॉप कमांडर ढेर हो गए हैं। दोनों में से एक दक्षिण गाजा पट्टी का टॉप कमांडर था। इससे एक दिन पहले इजराइल ने ईरान समर्थित समूह के उत्तरी गाजा क्षेत्र के कमांडर को हवाई हमले में मार गिराया था और इस हवाई हमले से 2021 में 11 दिन तक चले युद्ध के बाद इजराइल और फलस्तीनी उग्रवादियों के बीच फिर से सीमा पार संघर्ष शुरू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर चीन के खिलाफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की मोर्चेबंदी। कहा बंद करो सैन्य अभ्यास। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान दौरे के बाद से ही ताइवान स्ट्रेट में तनाव काफी बढ़ गया है। दोस्तों, पेलोसी की यात्रा से तिल मिलाए चीन ने ताइवान पर मिसाइलें दागी और सैन्य अभ्यास को बढ़ा दिया है और इसी सैन्य अभ्यास पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने एक सुर में सुर मिलाते हुए कड़ी आपत्ति जताई है और तीनों देशों ने अपने साझा बयान में चीन को इसे तुरंत बंद करने के लिए कहा है। जी हाँ दोस्तों, तीनों देशों ने चीन से मिसाइल दागे जाने की कार्रवाई की भी निंदा की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों क्या भारत को भी इन तीनों देशों के साथ मिलकर के दोस्तों चाइना की कार्रवाई की निंदा करनी चाहिए? दोस्तों, हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। क्या भारत को अभी इन मामलों में शांत ही रहना चाहिए, दूर ही रहना चाहिए? दोस्तों, जो भी आपकी राय हो कमेंट में बताना मत भूलिएगा दोस्तों। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां वैश्विक मुद्दों पर बातचीत में टांग ना अड़ाए चीन। जी हां, अमेरिकी विदेश मंत्री ने ड्रैगन को दी है बहुत बड़ी चेतावनी। अमेरिका ने चीन से साफ लहजे में कहा है कि वैश्विक मुद्दों पर हो रही बातचीत में चीन किसी भी सूरत में अपनी टांग ना अड़ाए, वरना इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने शनिवार को यह टिप्पणी की और कहा कि चीन को जलवायु संकट जैसे जरूरी वैश्विक मुद्दों पर वार्ता में अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए। अगली और इसी से जुड़ी खबर की बात करें, जहां चीन के 14
14 युद्धपोत 66 विमान सीमा के पास देखे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने फिर एक बार किया बड़ा दावा। बता दे, ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने चीन की घेराबंदी को लेकर दावा किया। उसका दावा है कि रविवार को ताइवान की सीमा के आसपास चीन के 14 युद्धपोत देखे गए, जबकि 66 फाइटर जेट की पहचान की गई है। जी हाँ दोस्तों, चीन की इन गतिविधियों को लेकर ताइवान के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि रविवार शाम 5 बजे तक ताइवान की खाड़ी में चीन के 14 युद्धक पोत और 66 एयरक्राफ्ट देखे गए हैं। ताइवान की सेना ने इस स्थिति पर नजर बनाए रखी और उचित जवाब दिया। सेना ने विमानों, पोतों और जमीन पर एक्टिव मिसाइल सिस्टम से चीनी गतिविधियों पर प्रतिक्रिया दी। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर इजरायली आयरन डोम का अमेरिका भी दीवाना, अगले महीने पैट्रियट और थार्ड के साथ तैनाती की तैयारी। जी हां, इजराइल के आयरन डोम का अमेरिका भी कायल हो गया है दोस्तों, और यही कारण है कि सितंबर में इस एयर डिफेंस सिस्टम को गुआम में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर तैनात किया जा सकता है। अमेरिकी सेना ने इजरायली डिफेंस सिस्टम का क्रिटिकल इंटरसेप्टर टेस्ट भी पूरा कर लिया है। आयरन डोम को अमेरिकी सेना में शामिल करने के लिए 2020 से ही तैयारियां चल रही थी। इजराइल ने इससे जुड़े टेस्ट को पूरा करने के लिए अमेरिका को आयरन डोम की 2 बैटरी भी उपलब्ध करवाई थी। साथ ही आपको बड़ी खबर बता दे, जहां युद्ध के मोर्चे पर बदलाव दिखा, जहाजों को यूक्रेन छोड़ने की मिली मंजूरी। जी हां, यूक्रेन में युद्ध के कारण फंसे कृषि माल ढोने वाले 4 और जहाजों को रविवार को देश के काला सागर तट से बाहर जाने की अनुमति मिल गई। वहीं विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि रूस सैनिकों और उपकरणों को बंदरगाहों की दिशा में आगे बढ़ा रहा है। यूक्रेन से अनाज प्राप्त करने और अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया के कुछ हिस्सों में लाखों गरीब लोगों तक इसे पहुंचाने से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौते की निगरानी करने वाली इकाई ने कहा कि अनाज से लदे जहाजों के कोर्नोमोस्क और ओडेसा से सोमवार को प्रस्थान करने की उम्मीद है। साथ ही बड़ी खबर बता दे, जहां भारत को भा रहा है रशिया, पीछे छूट रहा है सऊदी अरबिया। जी हां दोस्तों, भारत में सस्ता तेल बेचे जाने को लेकर रूस को सऊदी अरब और अन्य ओपेक देशों से कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। रशिया ने सऊदी अरब की तुलना में भारत में अधिक सस्ता तेल बेचा है दोस्तों। इससे दुनिया में तेल के सबसे बड़े आयातक देश भारत में रशिया की बाजार की हिस्सेदारी बढ़ी है दोस्तों। भारत सरकार के आंकड़ों पर आधारित ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अप्रैल से जून के दौरान रशिया ने सऊदी अरब से भी सस्ता तेल भारत को बेचा है। मई महीने में भारत को रूस के तेल पर $19 प्रति बैरल तक की छूट मिल रही थी। जी हां, जून महीने में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए भारत में तेल का निर्यात करने वाला रूस दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया। इस मामले में पहला स्थान इराक का था। ऐसे में दोस्तों, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां चीन को ताइवान पर हमले के लिए 20 लाख सैनिकों की है जरूरत। जी हां दोस्तों, क्या एक जंग में पूरी सेना झोंक देगा ड्रैगन? आपको बता दें, चीन बहुत बड़ी संख्या में चीनी युद्धपोत और परमाणु पनडुब्बियों के साथ ताइवान के नजदीक लाइव फायर ड्रिल कर रही है दोस्तों। इसी बीच विशेषज्ञों ने कहा है कि चीन को ताइवान पर आक्रमण करने के लिए 20 लाख सैनिकों की आवश्यकता होगी, और इसके बावजूद ये तय नहीं है कि इस युद्ध में चीन को जीत हासिल होगी या नहीं। ताइवान में चीन का अभियान यूक्रेन में रशिया की तरह ही विफल हो सकता है। चीन के पास कुल एक्टिव सैनिकों की संख्या 20 लाख ही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में सिर्फ एक युद्ध में कोई भी देश अपने पूरे सैनिकों के इस्तेमाल से जरूर बचना चाहेगा। क्या लगता है दोस्तों, आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और बड़ी खबर की और चले, जहां पर ताइवान से तकरार, बांग्लादेश पर प्यार, कहीं चीन का लक्ष्य भारत तो नहीं, बंगाल की खाड़ी में बढ़ेगी टेंशन। जी हाँ दोस्तों, चीन ने बांग्लादेश के साथ 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इनमें से एक समझौता समुद्री विज्ञान से भी संबंधित है। इस समझौते के तहत चीन और बांग्लादेश एक साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में शोध को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में भारत के पूर्वी तट पर सुरक्षा से संबंधित चिंताएं बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। बांग्लादेश इन दिनों आर्थिक संकट से जूझ रहा है दोस्तों, और यही कारण है कि उसने तेल के दाम में अप्रत्याशित वृद्धि की है। इससे पूरे बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, और अब बांग्लादेश चीन जैसे शक्तिशाली देश से आर्थिक मदद लेकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहता है दोस्तों। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कहीं भारत तो नहीं है चीन का लक्ष्य? जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की ओर चले, जहां पर जो बाइडेन की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। व्हाइट हाउस से बाहर निकले अमेरिकी
प्रेसिडेंट। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कोविड की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। बाइडेन संक्रमण को मात देने के बाद रविवार को पहली बार व्हाइट हाउस से बाहर निकले। वो छुट्टियां मनाने के लिए अपने गृह राज्य डेलावेयर के रेहोबोथ बीच पहुंचे। उनकी पत्नी जिल वहां पहले से ही मौजूद थी। एक और खबर की ओर चले, जहां पर क्या यूपी पहुंचा मंकी पॉक्स। शाहजहांपुर में मिला संदिग्ध मरीज, 4 दिन तक आया बुखार, फिर बच्चे के शरीर में पड़े फफोले। आपको बता दें, कोरोना संक्रमण का खतरा अभी पूर्ण रूप से खत्म भी नहीं हो पाया था कि अब मंकी पॉक्स का खतरा शुरू हो गया है। दोस्तों, यूपी के शाहजहांपुर में एक संदिग्ध मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। मंकी पॉक्स के लक्षणों वाले इस मरीज को मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। हालांकि पुख्ता तौर पर मंकी पॉक्स तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मरीज का सैंपल जांच के लिए नासिक भेजा गया है। कई दिन रिपोर्ट आने में लगेंगे, तब तक उसे भर्ती रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बहुत बड़ी बेइज्जती। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री जी ना इनाम मिला ना मदद मिला। जी हाँ, केजरीवाल से मेडल विजेता रेसलर की बड़ी शिकायत। बता दें, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 गोल्ड समेत 12 मेडल हासिल किए। इस दौरान महिला पहलवान दिव्या काकरान भी ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफल रही। 23 साल की दिव्या काकरान ने ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में टोंगा की टाइगर लिली कॉकर लेमा लियर को 30 सेकंड में ही चित कर दिया। जी हाँ दोस्तों, दिव्या काकरान को 68 किलोग्राम फ्री स्टाइल के क्वार्टर फाइनल में नाइजीरिया की ब्लेसिंग ओबोरुडू से तकनीकी श्रेष्ठता 0-11 के आधार पर हार का सामना करना पड़ा था। बाद में ब्लेसिंग ओबोरुडू ने फाइनल में जगह बना लिया, जिसके चलते दिव्या को रेप चेज खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने लगातार 2 मैच जीतकर ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया। दिव्या काकरान को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बधाई दी थी। अब दिव्या काकरान ने अरविंद केजरीवाल के बधाई पर प्रतिक्रिया देते हुए अपना दर्द बयां किया। दिव्या ने ट्वीट किया कि मेडल की बधाई देने पर दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद। मेरा आपसे एक निवेदन है कि मैं पिछले 20 साल से दिल्ली में रह रही हूं और यहीं अपने खेल कुश्ती का अभ्यास कर रही हूं, परंतु अब तक मुझे राज्य सरकार से किसी भी तरह की कोई इनाम राशि नहीं दी गई और कोई मदद नहीं दी गई। जी हाँ दोस्तों, यानी कि पहले तो आप ये ट्वीट देख पा रहे होंगे दोस्तों दिव्या काकरान का। ऐसे में उन्होंने आगे कहा, मैं आपसे इतना निवेदन करती हूँ कि जिस तरह आप अन्य खिलाड़ियों को सम्मानित करते हैं जो दिल्ली के होकर भी किसी और स्टेट से भी खेलते हैं, उसी तरह मुझे भी सम्मानित किया जाए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस खिलाड़ी ने केजरीवाल की भी पोल खोलकर रख दी है दोस्तों, और दिखा दिया है कि खिलाड़ियों के साथ भी कहीं ना कहीं भेदभाव की स्थिति पैदा की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपका क्या कहना है केजरीवाल सरकार को लेकर, बताइएगा जरूर दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 80 लाख करोड़ रुपए का बनाने के लिए काम कर रही है योगी सरकार। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में रविवार को आयोजित नीति आयोग की 7वीं बैठक को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संबोधित किया। उन्होंने 5 वर्ष में प्रदेश सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिनाने के साथ ही उत्तर प्रदेश के भविष्य की रूपरेखा को पेश किया। बैठक में उन्होंने यूपी की अर्थव्यवस्था को 80 लाख करोड़ रुपए यानी 1 ट्रिलियन US का आकार देने के संकल्प को दोहराया। जी हाँ दोस्तों, अंतिम खबर की बात करें, जहाँ विदेशी मरीजों को भी इलाज में ना हो मुश्किल, प्रधानमंत्री मोदी जी 15 अगस्त को कर सकते हैं नई योजना का ऐलान। और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।